नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपन है जो बात कर रहे थे पिछली क्लासों में, अपन है जो सॉइल साइंस के बारे में बात कर रहे थे 12th क्लास की, और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सॉइल एंड मिनरल्स और रॉक्स फॉर्मेटेशन है, जो चट्टानों का अपघटन है, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और अपन ने जो पिछली क्लास में जो चट्टानों का भौतिक अपक्षय है जो पढ़ लिया था, आज अपन बात करेंगे चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के बारे में और केमिकल फॉर्मेटेशन के बारे में। तो अपन है जो आज बात कर रहे हैं चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के बारे में। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय पढ़ेंगे अपन, उसमें है जो अपन बात करने वाले हैं। बात करें अपन आज रासायनिक अपक्षय के, किसकी बात करेंगे दोस्तों? चट्टानों का है जो रासायनिक अपक्षय है, केमिकल वेदरिंग है, उनके बारे में बात करेंगे। चट्टान है जो किस प्रकार से रासायनिक विभिन्न प्रकार के रासायनिक उसके अंदर परिवर्तन होते हैं, जिससे जो चट्टानें हैं जो टूटती है और उससे मृदा का निर्माण होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि चट्टानों एवं खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहता है। जो चट्टानें होती है और जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनका मूल रूप होता है, उनके अंदर अगर रासायनिक परिवर्तन होता है और उससे अगर रासायनिक परिवर्तन होने से नया पदार्थ बनता है, उसको है जो क्या कहते हैं, चट्टानों का है जो रासायनिक अपक्षय कहते हैं। और रासायनिक अपक्षय में जल की उपस्थिति होने के कारण ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। क्या है कि जब रासायनिक अपक्षय होगा चट्टानों का, तो उसके अंदर अगर जल की मात्रा अधिक है तो वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय है जो अधिक होता है, तथा जो मरु क्षेत्र या जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है, वहाँ पर चट्टानों का है जो रासायनिक अपक्षय है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, विरले में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह गति मरु प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो आर्द्रता अधिक होती है, क्या होती है दोस्तों, ह्यूमिडिटी है जो अधिक होती है। और जो मरु प्रदेश है, और यहाँ पर क्या होती है, शुष्क मरु प्रदेश कैसा होता है, शुष्क होता है, यानी कि यहाँ पर नमी की कमी होती है, आर्द्रता की है जो कमी होती है। इसलिए जो शुष्क प्रदेशों में जो रासायनिक अपक्षय है वो कम होता है, और जो मरु प्रदेश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर है जो रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। अब बात करते हैं अपन रासायनिक अपक्षय कितने प्रकार से होता है, उनके बारे में बात करते हैं। अगर अपन रासायनिक अपक्षय के प्रकार की बात करें तो इसमें पहला आता है जल अपघटन। क्या आता है दोस्तों? जल अपघटन आता है। वाटर हाइड्रोलाइसिस आता है। क्या आता है दोस्तों? वाटर हाइड्रोलाइसिस आता है। जल अपघटन क्या होता है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। जल अपघटन की बात करें तो चट्टानों को खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है, तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धन आयनों के साथ स्थानांतरित होने के कारण रासायनिक संगठन बदल जाता है। क्या होता है, जब चट्टानों के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनका खनिज पदार्थों का है जब जल का H2 होता है अणु, इसके जो हाइड्रोजन के साथ में संपर्क आता है, जल जो चट्टानों के खनिज पदार्थ है, इनका है जो संपर्क होता है हाइड्रोजन आयन के साथ में, जल के H2O के हाइड्रोजन आयन के साथ में संपर्क होता है, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन है जो खनिजों के धन आयनों के साथ स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन है जो खनिजों के धन आयन होते हैं, जो उनके साथ में जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनके साथ में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके कारण है कि चट्टानों के जो रासायनिक जो मूल पदार्थ है उसके अंदर है जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है, चट्टानों का रासायनिक अपघटन हो जाता है। इस प्रक्रिया में जल अणु हाइड्रोजन अणु एवं हाइड्रोसिल अणु में टूट जाता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें जो जल अणु होता है H2O होता है, वो H2O है हाइड्रोजन अणु तथा हाइड्रोसिल अणु में जो टूट जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानें निर्बल होकर टूटने लगती है। जब जल का H2O अणु है वो है हाइड्रोजन अणु तथा हाइड्रोसिल अणु में टूटता है, तो क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोसिल अणु OH होता है, इसके अंदर अगर टूटता है तो चट्टानें क्या हो जाती है, निर्बल हो जाती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती है। और चट्टानों के कमज़ोर होने के कारण है जो इनका क्या हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। यह जल के अणु चट्टानें एवं खनिज पदार्थों के साथ मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जब जल का अणु खनिज पदार्थों के साथ मिलता है तो एक नए यौगिक का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जल अपघटन कहते हैं। और जल अपघटन एक दोहरा अपघटन है। क्या है दोस्तों, जल अपघटन कैसा अपघटन है, जल अपघटन एक दोहरा अपघटन प्रक्रम है दोस्तों। कैसा प्रक्रम है, दोहरा अपघटन प्रक्रम में। अब बात करते हैं अपन अगले अपघटन के बारे में। ये क्या है दोस्तों, आर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज। जो आर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज होता है वो जल योजन के फलस्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृता यौगिक बनाती है। क्या है दोस्तों, जो आर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज होता है उसमें जल
जल योजन होता है तो क्या बनता है दोस्तों, अम्लीय सिलिकेट मृतिका का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, अम्लीय सिलिकेट यौगिक जो निर्माण होता है, और यह पूर्ण संयोजन से क्या बनाता है, बॉक्साइट बनाता है। और जब अम्लीय सिलिकेट मृतिका है, इनका जब पूर्ण संयोजन होता है तो कौन सा अणु बनता है दोस्तों, बॉक्साइट अणु है जो बनता है। अब बात करते हैं अपन जल योजन की। पहले अपन ने बात की थी जल अपघटन की, अब बात करते हैं अपन जल योजन की कि हाइड्रेशन क्या होता है, जल योजन क्या होता है। जल योजन की बात करें, हाइड्रेशन की बात करें, जल योजन का अर्थ होता है खनिजों के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग। क्या होता है दोस्तों, चट्टानों के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं, इन खनिजों के साथ में जल के अणु है जो H2O है, इनका रासायनिक संयोग होता है, उसको ही क्या बोलते हैं दोस्तों, जल योजन बोलते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले मृदा निर्माण खनिजों में जल नहीं होता है। जो चट्टानों के मृदा निर्माण करने वाले खनिज है, जैसे कैल्साइट खनिज है, इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, जल की कमी होती है। ये शुष्क होते हैं और जल की कमी होती है। जब ये जल है इनके संपर्क में आता है तो ये जो एक नया संपर्क में आने से जो चट्टानों में जो इनका जल योजन हो जाता है। उसके बाद में बात करें नमी है, नमी के वातावरण में जल योजन होने लगता है। जब नमी आती है, इनके अंदर आर्द्र वातावरण होता है, तो इनमें क्या होता है दोस्तों, जल योजन होता है। जल योजन नम प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की तुलना में अधिक होता है। जल योजन किन क्षेत्रों में अधिक होगा, उन क्षेत्रों में अधिक होगा जहाँ की वायु कैसी होगी, नम युक्त होगी या आर्द्र होगी, अधिक आर्द्र होगी। जिन क्षेत्रों में वायु अधिक आर्द्र होती है, उन क्षेत्रों में जो जल योजन की क्रिया है अधिक होगी। और शुष्क पदार्थों में जल योजन की क्रिया क्या होगी दोस्तों, शुष्क पदार्थों में जो जल योजन है वो क्रिया क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तो ध्यान रखना, जल योजन की क्रिया है वो आर्द्र या नम क्षेत्रों में अधिक होती है तथा शुष्क क्षेत्रों में जो कम होती है। उसके बाद में बात करें तो अगला आता है विलयन आता है। क्या आता है दोस्तों, विलयन या सॉल्यूशन आता है। कि सॉल्यूशन से किस प्रकार से चट्टानों का अपघटन होता है, उसके बारे में बात करें। विलयन या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या बात करें, जल एक अच्छा विलायक है। जल क्या है दोस्तों, एक अच्छा विलायक है। अपन बात करें विलयन की, किसकी बात करें दोस्तों, विलयन की। तो विलयन में क्या होता है, विलयन में विलय और विलायक होता है। क्या होता है दोस्तों, विलय और विलायक होता है। बात करें अपन विलय की और विलायक की। विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय वो पदार्थ होता है जो जल के अंदर या किसी विलायक के अंदर घुलता है, और विलायक वो होता है जो किसी पदार्थ को है जो अपने अंदर घोलता है। बात करें अगर अपन नमक और जल के घोल की, किसकी बात करें दोस्तों, नमक प्लस जल का घोल है। किसका घोल है दोस्तों, नमक और जल का घोल है। नमक और जल का घोल है, और नमक और जल का ये एक अपन ने विलयन ले लिया है। तो इसमें विलय क्या होगा, जो नमक होगा, और विलय क्या होगा दोस्तों, जल होगा। तो जल है जो अपने अंदर है जो पदार्थों को है घोलने की सर्वाधिक क्षमता रखता है, इसलिए है जो जल को अपन क्या मानते हैं दोस्तों, जल को एक अपन अच्छा विलायक मानते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक अम्ल एवं अकार्बनिक अम्ल लवणों के संयोग से इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है। क्या है कि जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 की मात्रा होती है। उसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बोनिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल होते हैं। उसके अलावा इसमें अकार्बनिक अम्ल होते हैं, और जो लवण होती है, इन सब का जब संयोग होता है जल के अंदर, तो इसकी जो विलायक क्षमता है, उस विलायक क्षमता में क्या होती है दोस्तों, विलायक क्षमता में वृद्धि होती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयन जल में घोलकर है जो मूल खनिजों से पृथक हो जाते हैं। जब क्या होता है, विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती है, चट्टानों में खनिज पदार्थ होती है, और उन खनिज पदार्थों में जो सोडियम पाया जाता है, सोडियम के अलावा पोटेशियम पाया जाता है, उसके अलावा कैल्शियम आदि जो अणु पाए जाते हैं, जो वो अणु क्या होते हैं, जो आयन है जो जल के साथ में घुल जाते हैं। और जब ये आयन जल के साथ में घुलते हैं तो चट्टानों से अलग हो जाते हैं, और चट्टानों के बीच में रिक्त स्थान हो जाता है, जिससे चट्टानें निर्बल हो जाती है और कमज़ोर होकर है जो चट्टानें टूट जाती है। विलयन द्वारा अपक्षय बहुत ही कम होता है। वैसे माने तो विलयन द्वारा अपक्षय कम होता है, लेकिन अपक्षित पदार्थों को मूल स्थान से हटा देता है। तो जिससे क्या होता है, वैसे तो अपन बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन से चट्टानों का अपक्षय कम होता है, लेकिन विरले रूप में यह है जो अपक्षय है जो पाया जाता है। अगले अपन अपक्षय की बात करें तो अगला अपक्षय आता है अपना ऑक्सीकरण। क्या आता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन आता है। ऑक्सीडेशन क्यों होता है कि ऑक्सीजन का संयोग क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसी पदार्थों के साथ में ऑक्सीजन का योग, O2 का योग क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीजन का योग है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ अपन क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का योग क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है।
विभिन्न खनिजों के साथ में ऑक्सीकरण का संयोग क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई चट्टानों के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें जो विभिन्न प्रकार के आयन पाए जाते हैं, उन आयनों के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो इससे जो चट्टानों का अपक्षय होता है। आयरन, Fe, उसके बाद में मैग्नीज, सल्फाइड युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? अगर अपन आयरन की बात करें, आयरन के अलावा अपन मैग्नीज की बात करें, Mn की बात करें, उसके अलावा है जो सल्फाइड युक्त यौगिक है, कौन से यौगिक? सल्फाइड यौगिक है। इनके अंदर क्या होता है? जब आर्द्रता बढ़ती है, यहाँ अपन माने नमी बढ़ती है जब, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है दोस्तों। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या हो जाती है? वृद्धि है जो हो जाती है। उसके बाद में अपन बात करें तो अगला है जो अगला आता है, वो आता है अपचयन। क्या आता है दोस्तों? अपचयन आता है, रेड्यूसन आया है। ऑक्सीकरण के कारण यौगिकों की घुलनशीलता एवं आयतन बढ़ने से है जो अपक्षय सरल हो जाता है। ऑक्सीकरण से क्या होता है? ऑक्सीकरण से है जो यौगिकों की घुलनशीलता है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि आयतन है वो भी है जो बढ़ जाता है। जब किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा आएगी तो उस पदार्थ का आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने से भी चट्टानें कमज़ोर हो जाती है और चट्टानों के अंदर विभिन्न प्रकार के आयन पाए जाते हैं और उनकी है जो घुलनशीलता भी है जो बढ़ जाती है। दूसरा आता है अपचयन। अगला क्या आता है दोस्तों? अपचयन आता है, जिसे रेड्यूसन बोलते हैं। अपचयन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का निकलना। क्या? ऑक्सीजन का निकलना। यहां पर अपन बोले तो हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना, H+ आयन का जुड़ना। अपचयन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन आयन का जुड़ना क्या होता है दोस्तों? अपचयन होता है। खनिजों से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। पानी की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण है जो अपचयन की क्रिया होने लगती है। जब कहीं पर चट्टानों में जो पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो अगर पानी की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है? जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर वायु की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? वायु की मात्रा है जो कम हो जाती है। जल की मात्रा अधिक होने से वायु की मात्रा अधिक कम हो जाती है, और जब वायु की मात्रा कम होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ से ऑक्सीजन हट जाती है, और ऑक्सीजन का हटना ही दोस्तों क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और जब अपचयन होता है तो इसके भी है जो चट्टानों का क्या हो जाता है दोस्तों? चट्टानों का अपघटन हो जाता है। उससे अगला आता है कार्बोनीकरण। क्या आता है दोस्तों? कार्बोनीकरण या कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है? कार्बोनेशन होता है CO2 का किसी क्षार यौगिकों के साथ में जोड़ना। क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का क्षार के साथ में जोड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी अगर क्षार यौगिकों के साथ में जुड़ती है, किसके साथ में जुड़ती है दोस्तों? क्षार यौगिकों के साथ में जुड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनीकरण बोलते हैं। CO2 का क्षार यौगिकों के साथ में जोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? कार्बोनीकरण कहलाता है। और कार्बोनीकरण से क्या होता है? मृदा में जीवाश्म पदार्थ के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो जल से संयोग करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। मृदा में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पदार्थ होते हैं। जब जीवाश्म पदार्थों का अपघटन होता है तो क्या बनती है दोस्तों? जीवाश्म पदार्थों का अपघटन से CO2 बनती है। CO2 बनती है, और जो CO2 है वो किससे करती है? क्रिया करती है जल के साथ में, जो क्रिया करती है। किसके साथ में क्रिया करती है दोस्तों? जल के साथ में क्रिया करती है। तो जल के साथ में क्रिया करने से क्या बनाती है? कार्बनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? कार्बनिक अम्ल का है जो निर्माण करती है। और कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्या है दोस्तों? कार्बनिक अम्ल का pH मान क्या होता है? अधिक होता है। वो एक है जो दुर्बल अम्ल है। इस प्रक्रिया के कारण है जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनते हैं। कार्बनिक क्रिया के बाद में क्या बनते हैं? कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट बनते हैं। और कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के बनने के कारण जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थों में आयन है, उनका है जो अपघटन हो जाता है, और इसके कारण है जो चट्टानों का भी क्या हो जाता है दोस्तों? अपघटन हो जाता है। अब बात करते हैं अपन जैविक अपक्षय की। कल है जो पिछली क्लास में अपन भौतिक अपक्षय पढ़ा था, आज अपन ने जो रासायनिक अपक्षय पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं जैविक अपक्षय की, कि चट्टानों का है जो जैविक अपक्षय किस प्रकार से होता है। चट्टानों का है जो बायोलॉजिकल वेदरिंग किस प्रकार से होता है। जैविक अपक्षय है जो किस प्रकार से होता है। भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय के अलावा जीव भी है जो चट्टानों को विखंडित करते हैं, तो वो है जो किस प्रकार से करते हैं। एक तो भौतिक अपक्षय होता है, विभिन्न प्रकार के तापमान है, जल है, बर्फ है,
ग्लेशियर वगैरह है वो अपन पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा रासायनिक अपक्षय, जिसमें अपन ने जो जल योजन पढ़ा, जल वियोजन पढ़ा है, उसके अलावा ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं जैविक अपक्षय की। तो जैविक अपक्षय है जो निम्न प्रकार से होता है। पहला होता है मनुष्य एवं जानवरों द्वारा, कि मनुष्य और जानवर है जो किस प्रकार से चट्टानों का अपक्षय करते हैं। तो मनुष्य द्वारा रेल, सड़कें, बांध, नदी इत्यादि के लिए चट्टानों का चूर्ण कर देते हैं। मनुष्य क्या करता है, अगर कहीं से अपन को रेल की पटरी निकालनी है या कहीं से अपन को परिवहन के लिए सड़क वगैरह, बांध आदि बनाना है, तो मनुष्य क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार के पहाड़ हैं, जो चट्टानें हैं, उनको है जो काटता है और उनको काट के वहाँ से है जो परिवहन के लिए है जो मार्ग बनाता है। तो जिससे भी चट्टानों का क्या होता है दोस्तों, चट्टानों का है जो अपक्षय होता है। इस कारण बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं। और जब चिड़िया, कीड़े मकोड़े चट्टानों में छिद्र बना लेते हैं, तो जिससे भी चट्टानें हैं जो कमज़ोर होकर टूट जाती है। क्या होता है कि पौधों की जड़ें हैं जब चट्टानों के अंदर वृद्धि करती हैं, तो वहाँ पर है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चिड़िया भी है जो उसके अंदर है जो छिद्र कर लेती है। और ये एक प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, उसमें है जो कई साल लगती है। उसके बाद में बात करें अपन पौधों का प्रभाव। पौधों की बात करें दोस्तों, पौधों की जड़ें जब चट्टानों में प्रवेश करती है तो उन पर दाब के फलस्वरूप चट्टानें टूट जाती है। जब चट्टानों के बीच में है जो पौधों की जड़ें हैं जो प्रवेश करती है, तो और उसके अंदर धीरे धीरे वृद्धि होती है, तो वो एक है जो दाब क्रिएट करती है, दाब उत्पन्न करती है। और उस दाब के कारण है जो चट्टानों का क्या हो जाता है दोस्तों, अपघटन हो जाता है, चट्टानें वहाँ से टूट जाती है। चट्टानों में दरारों की उपस्थिति से है जो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है और जिससे भी है जो चट्टानें अपघटित हो जाती है। तीसरा कारण आता है, वो आता है माइक्रोबाइस है या सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, फंगस है, कवक है, एक्टिनोमाइसिटीज है आदि है जो चट्टानों एवं खनिज पदार्थों में भोजन संश्लेषण के लिए पोषक तत्वों को ले लेते हैं। चट्टान विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, चट्टानों से है जो पोषक तत्वों को है जो ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण है जो चट्टानें दुर्बल हो जाती है। और पौधों को सड़ा गलाकर है जो कार्बनिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, जिससे भी है जो क्या होता है दोस्तों, खनिजों एवं चट्टानों का क्या होता है, विघटन होता है। अब बात करते हैं अपन चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, चट्टानों का जो अपक्षय होता है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करें। अगर अपन पहले कारक की बात करें तो पहला कारक आता है जलवायु के कारक, यहाँ क्लाइमेटिक फैक्टर्स। कि जलवायु ही कारक है जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, ये चट्टानों के अपघटन को है जो किस प्रकार से प्रभावित करता है उसके बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। इसकी बात करें तो अपन बात करते हैं कि अपक्षय के प्रकार एवं दर को प्रभावित करता है। जो जलवायु कारक है ये किसको प्रभावित करता है, जलवायु कारक है ये अपक्षय के प्रकार एवं उसकी दर को प्रभावित करता है। जलवायु कारक किसको प्रभावित करता है दोस्तों, जलवायु ये कारक है ये है जो अपघटन के प्रकार, अपघटन के प्रकार तथा अपघटन की है जो दर को है जो प्रभावित करता है। शुष्क दशाओं में भौतिक अपक्षय अधिक होता है जिसके कारण खनिजों का आकार घट जाता है तथा उनकी सतह का क्षेत्रफल है जो बढ़ जाता है। जब अपन बात करें शुष्क मौसम की या शुष्क कंडीशन की बात करें अपन, तो उसमें क्या होता है कि भौतिक अपक्षय शुष्क मौसम में जो भौतिक अपक्षय अधिक होता है तथा रासायनिक अपक्षय कम होता है। भौतिक अपक्षय अधिक होने से क्या होता है, खनिजों का आकार है वो घट जाता है और उनकी सतह का आयतन है वो बढ़ जाता है। नमी की मात्रा बढ़ने से रासायनिक अपक्षय अधिक होता है और आर्द्र क्षेत्रों में जो रासायनिक अपक्षय क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। शुष्क मौसम में है जो भौतिक अपक्षय अधिक होगा और आर्द्र मौसम में है जो नमी की मात्रा बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, रासायनिक अपक्षय है जो अधिक होता है। उसके बाद में आता है भौतिक गुण, कि भौतिक कौन कौन से भौतिक कारक है जो चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं। भौतिक गुण की बात करें दोस्तों तो इसमें आता है खनिजों का आकार, कठोरता, सीमेंटीकरण आदि अपक्षय को है जो प्रभावित करते हैं। खनिजों के आकार की बात करें, उसकी है जो कठोरता की बात करें, जो ज़्यादा कठोर खनिज होगा उसका अपक्षय धीमे होगा और जो ज़्यादा कोमल खनिज होगा उसका अपक्षय जल्दी होगा। उसके बाद में सीमेंटीकरण आदि है जो भौतिक कारक है जो चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं। महीन आकार के खनिजों का अपक्षय मोटे खनिजों की अपेक्षा अधिक होता है। जो महीन आकार के खनिज हैं उनका क्या है कि जो बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक होता है और जो बड़े आकार के खनिज है उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम होता है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण महीन आकार के जो खनिज है इनका है जो भौतिक अपक्षय है जो तेजी से होता है।
उसके बाद में बात करें कि क्वार्ट्ज का भौतिक अपक्षय मंद गति से होता है। जो क्वार्ट्ज खनिज है ये एक कठोर खनिज है, इनका है जो भौतिक अपक्षय है जो मंद गति से होता है, यानी कि धीमे होता है। रासायनिक अपक्षय भी है जो कठोर होने के कारण है जो धीमे बढ़ता है, और क्षेत्रफल के कारण है जो धीमे होता है। उसके बाद में बात करें रासायनिक कारक। रासायनिक कारक कौन कौन से है जो चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं। रासायनिक गुणों की बात करें अपन तो एक खनिज के अपक्षय की दर उनके आकार, रासायनिक एवं क्रिस्टलाभ गुणों पर निर्भर करती है। खनिज का आकार कितना है, अगर खनिज का आकार बड़ा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, और खनिज है जो छोटे आकार का है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका अपक्षय है जो अधिक होगा, और जिस खनिज का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है उस खनिज का है जो अपघटन क्या होता है दोस्तों, अपघटन की दर है वो कम होती है। कठोर क्रिस्टलाभ धीरे धीरे अपक्षित होते हैं, तथा जिनका क्रिस्टलाभ है जो कठोर होते हैं वो उनका अपक्षय क्या होता है, धीमे होता है, और जिनका क्रिस्टलाभ क्या होता है, कोमल होता है, उनका अपक्षय है जो दोस्तों तेज गति से होता है। अब अपन पढ़ते हैं मृदा निर्माण को। किसको पढ़ते हैं दोस्तों, मृदा निर्माण को पढ़ते हैं, सॉइल फॉर्मेटेशन को पढ़ते हैं। अगर अपन दोस्तों मृदा निर्माण की बात करें तो मृदा की उत्पत्ति, मृदा का बात करते हैं अपन मृदा का निर्माण, यानी कि जो मृदा है जो पृथ्वी के चारों ओर एक सतह के रूप में मृदा है जो पृथ्वी को घेर के रखती है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है उसकी बात करें तो उसकी बात करें मृदा उत्पत्ति, मृदा पिंड का उद्भव है। मृदा उत्पत्ति किसका उद्भव है दोस्तों, मृदा पिंड का उद्भव है। एवोल्यूशन ऑफ क्या है दोस्तों, मृदा है। जो भूपपड़ी के अपक्षय कटिबंध में होने वाले अनेक भू रासायनिक चक्रीय प्रक्रमों के द्वारा है जो सफल होती है। जो मृदा का निर्माण है ये भूपपड़ी के अपक्षय के कारण तथा कटिबंधीय क्षेत्रों में जो अनेक प्रकार की भू रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनसे है जो इनका निर्माण होता है। चट्टानों का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना ही मृदा की उत्पत्ति कहलाता है। जो अपन ने जो चट्टानें पढ़ी थी, चट्टानों का अपन ने जो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अपक्षय पढ़ा था, और जो चट्टानों का भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के द्वारा मृदा में बदलना ही क्या कहलाता है दोस्तों, सॉइल फर्मेंटेशन या मृदा निर्माण कहलाता है। चट्टानें जिनसे भूपपड़ी बनी होती है वायुमंडलीय की क्रिया द्वारा टूटने लगती है। वे चट्टानें जिनसे भूपपड़ी बनती है वो क्या होती है, वायुमंडलीय क्रियाओं द्वारा टूटने लगती है। इसके टूटने से असंगठित पैतृक पदार्थ बनते हैं। असंगठित पैतृक पदार्थ बनते हैं जो किस में आते हैं, अपन ने सहस्तर पढ़ा था उसमें है जो सी सहस्तर था, उसमें है जो असंगठित खनिज पदार्थ या असंगठित पैतृक पदार्थ आते हैं। इन मूल पदार्थों को रिगोलिथ कहते हैं। चट्टानें जिनसे भूपपड़ी बनी होती है, वायुमंडल की क्रियाओं द्वारा चट्टानें जब टूटती है तो इनसे है जो असंगठित पैतृक पदार्थ बनते हैं, और इन जो असंगठित पैतृक पदार्थ होते हैं ये मूल पदार्थ भी अपन बोलते हैं, ये पैतृक पदार्थ है, इनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, रिगोलिथ कहते हैं। और रिगोलिथ के नीचे क्या पाई जाती है, ठोस चट्टानें पाई जाती है जिसको अपन आर सहस्त्र के नाम से दर्शाते हैं। और ठोस चट्टानें पाई जाती है, यह है जो परिवहन शक्तियों की अनुपस्थिति में रिगोलिथ की मोटाई बढ़ती जाती है। जिन मृदा को है अपन यूज नहीं करते हैं वहाँ पर है जो उसमें मृदा वातन नहीं होता है तो उसमें है जो रिगोलिथ की मोटाई है जो बढ़ती जाती है। परिवहन शक्तियों की बात करें तो इसमें गुरुत्वीय बल, बहता हुआ पानी, बहती हुई बर्फ आदि है जो आती है। चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए पदार्थों को भूमि की सतह पर लगाकर वितरित करती है। क्या होता है दोस्तों, जब चट्टानें टूटती है तो चट्टानों के टूटने से जो पदार्थ अपन को प्राप्त होता है वो भूमि की सतह पर है जो ये परिवहन शक्ति है, जो गुरुत्वीय बल, बहता हुआ पानी है, यह है जो मृदा की सतह पर है जो उसे वितरित कर देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, मृदा का निर्माण होता है। इससे क्या इस प्रकार है जो परिवहन शक्ति के द्वारा है जो धीरे धीरे मृदा निर्माण की क्रिया चलती रहती है। और मृदा की उत्पत्ति है ये दो प्रक्रमों के द्वारा होती है। एक तो होता है दोस्तों अपक्षय और दूसरा होता है प्रोफाइल का विकास। अपक्षय है जो अपन ने पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात करें अपन प्रोफाइल के विकास की बात करें, अपन प्रोफाइल डेवलपमेंट की बात करें तो ये प्रोफाइल डेवलपमेंट है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मूल पदार्थ, मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण होना। जो मूल पदार्थ है, जो मूल चट्टान है, उनसे है जो पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ बनना, कच्चे पदार्थ बनना। और दूसरा है जो इस कच्चे पदार्थ से है जो मृदा पिंड में रूपांतरण होना। पहली अवस्था विखंडन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, विखंडन तथा विच्छेदन की क्या है दोस्तों, विनाशकारी अवस्था है। इसमें चट्टानों का विनाश होता है या चट्टानों का है जो विखंडन तथा विच्छेदन होता है और चट्टानें नष्ट होती है तथा उससे है जो मूल पदार्थ बनते हैं।
जबकि बाद की प्रावस्था में क्या होता है, संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, यहाँ इसका अपन उद्भव या इवोल्यूशन बोल सकते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है, जो मूल पदार्थ है उनमें क्या होता है, संश्लेषण होता है, यहाँ उसका उद्भवन होता है, जिससे जो मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण की दोनों प्रावस्थाएं भौतिक और रासायनिक जैविक कारकों द्वारा है जो संपन्न होती है। इनमें कौन कौन से कारक है जो काम लेते हैं, एक तो भौतिक कारक आएंगे, भौतिक कारक में तापमान, वर्षा, वायु ये आएंगे। दूसरा आएगा रासायनिक कारक, रासायनिक कारक में है जो विभिन्न प्रकार की पेडोलॉजीकरण की प्रक्रिया है, लेटराइजेशन है, वो आएगी। और उसके बाद में आएगी जैविक कारक। कौन सी कारक दोस्तों, जैविक कारक। जैविक में विभिन्न प्रकार के जीव है, सूक्ष्म जीव है, जैसे जीवाणु है, एक्टिनोमाइसीटीज है, ये है जो काम करके है जो मूल पदार्थ को किस में बदलती है दोस्तों, जो है मृदा में बदलती है। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे आता है कि चट्टानों का है जो प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, जब दोस्तों जब मृदा का अपन ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं तो उसमें है जो विभिन्न प्रकार के शस्त्र दिखाई देते हैं, और इन ऊर्ध्वाधर काट से जो शस्त्र दिखाई देते हैं इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मृदा प्रोफाइल कहते हैं। और मृदा प्रोफाइल का विकास ही क्या कहलाता है, मृदा की उत्पत्ति कहलाता है। इससे आगे है दोस्तों अपन है जो कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।